हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम या ऑनर्स के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस की, जो कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट रहने वाला है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का परिचय। तो चैप्टर आपको एक बार में समझ आ जाएगा, इसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है और डिटेल में कवर कर रहे होंगे। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे चले तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि भाई पर्यावरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो, अगर बात करता हूँ पर्यावरण की, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये जो पर्यावरण वर्ड है ना, ये कह लो एनवायरमेंट, ये आया कहाँ से है? तो ये आया एक फ्रेंच वर्ड से। कहाँ से आया भाई? ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। किस, और उसका नाम क्या है? एनवायरन। ठीक है भाई, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि आसपास। तो जो एनवायरन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? आसपास। ठीक है, सराउंडिंग। समझ रहे हो? तो यानी कि आसपास का, सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया? तो आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो किसका पार्ट है? एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण का पार्ट है। तो मैं कह सकता हूँ पर्यावरण के अंदर क्या हो जाता है? हमारे आसपास की सभी चीजें आ जाती है, चाहे वो जीवित हो जैसे कि पौधे, जानवर, मनुष्य, और चाहे वो निर्जीव हो जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी। ये सब जो है हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं। समझ आ रहा है? 1986 का एक कानून है, उसके अनुसार जो है भाई, पानी, हवा, जमीन हो गया, और इनके बीच का संबंध भी जो है पर्यावरण में आता है। ठीक है, और हवा, पानी, खाना, दवाई और कई जरूरी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? पर्यावरण से ही मिलती है। तो इसलिए पर्यावरण जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसको नुकसान पहुंचाना हमें नहीं चाहिए, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, और यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि भाई पर्यावरण क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, और कहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज, कैसे कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, किस किस तरीके से। समझ रहे हो? तो इंसानों की गतिविधियों ने जो है भाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता की जरूरत है और पर्यावरण शिक्षा की जरूरत है। तो इसलिए जो आपको आपके ग्रेजुएशन के अंदर अपने स्कूल टाइम पे भी जो है एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा है। समझ रहे हो भाई? आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है पर्यावरण के घटक, यानी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। देखो भाई, ये आपको पता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह ओनली है जो कि है अपना अर्थ, जहां पर हमको लाइफ देखने को मिलती है। और जहाँ पे जो लाइफ पॉसिबल भी है ना, वो इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि पृथ्वी पर जो हमारे जीवित घटक है और जो हमारे निर्जीव घटक है, इनके बीच में एक बैलेंस बना हुआ, संतुलन बना हुआ है। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जैविक घटक है, जो जीवित घटक है, और जो अजैविक घटक है, ये बीच में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे कि हवा है, ये एक निर्जीव घटक है, बट बताओ हवा के बिना हम रह पाएंगे? हवा में ऑक्सीजन भी इंक्लूड है, तो ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह पाएंगे। तो निर्जीव और निर्जीव घटक हो गए और जीवित घटक हो गए, ये दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं? लाइफ को, जो लाइफ है वो एग्जिस्ट यहाँ पर कर रही है। दोनों मिलते हैं जब ही। क्या समझ रहे हो? अब इनके बीच में एक बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, बैलेंस का रिलेशन है। और होता क्या है, जो एनर्जी है और जो पोषक तत्व है, उसका चक्र सही तरीके से चलता है। समझ रहे हो भाई? तो जो जैविक घटक है, ठीक है, और जो निर्जीव है, ठीक है, एंड जो निर्जीव घटक है अपने, ठीक है भाई, इनके बीच में क्या चलता रहता है भाई? पोषण चक्र चलता रहता है। पोषण चक्र हो गया, ठीक है, और यहाँ पर अपना पोषण चक्र हो गया, और ऊर्जा चक्र, और क्या? ऊर्जा चक्र। यानी कि पोषण जो है एक एक घटक से दूसरे घटक में जाता रहता है, यानी घटक के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं। तो एक के पास से जो है वे पोषण है वो दूसरे के पास से जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फूड चेन पढ़ी होगी, जिसमें जो है घास, घास को कोई ए जानवर खा जाएगा, इस ए जानवर को कोई बी जानवर खा जाएगा, और इस बी जानवर को कोई सी जानवर खा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए घटक था, सॉरी, जो यहाँ पर एक ए जानवर था, इसने घास को खाया, है ना। अब घास जो है, ये क्या होते हैं भाई? ये खुद अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ग्रीन पौधों में आ जाएगी। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं भाई। समझ आ रहा है आपको? तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए भाई इनको पानी भी चाहिए होगा। ठीक है, प्रकाश की जरूरत भी पड़ती है। तो ये सब क्या है भाई? निर्जीव घटक है। तो अगर निर्जीव घटक नहीं होंगे तो अपना पोषण चक्र और जो ऊर्जा चक्र है, ये बिगड़ जाएगा। तो इसी वजह से जो है ऊर्जा और पोषण चक्र सही तरीके से चलता है, जिस वजह से जो लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। समझ रहे हो? तो पृथ्वी जो है ना अपनी, इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में बांट सकते हैं, जो कि है पहला अपना स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इन तीनों में ही हम इसको बांट सकते हैं। और जहां पर ये तीनों आपस में मिलते हैं, जहां पर ये तीनों आपस में मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जीव मंडल बोलते हैं। और जीव मंडल में ही क्या है? हमको जीवन देखने को मिलता है। जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वायुमंडल भी देखने को मिलता है।
जल मंडल भी देखने को मिलता है, स्थल मंडल भी देखने को मिलता है। जहाँ हम खड़े हैं वो स्थल मंडल है, हम सांस ले रहे हैं, हवा को महसूस कर पा रहे हैं, ये वायुमंडल है। और अपने आसपास पानी तो होता ही है, ठीक है, तो वो जल मंडल का ही पार्ट है। तो जहाँ पर तीनों मिल जाते हैं वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चले तो बारी बारी इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्थल मंडल की, कि स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर होता क्या है। देखो भाई ध्यान से सुनना, जो लिथोस्फेयर है, क्योंकि स्थल मंडल को इंग्लिश में हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, तो जो लिथोस्फेयर वर्ड है ये कहाँ से आया है? ग्रीक शब्द लिथोस से आया है। कहाँ से आया भाई? ग्रीक शब्द लिथोस से आया, जिसका मतलब होता है चट्टान यानी कि रॉक। समझ रहे हो? अब जो ये पृथ्वी है इसके आंतरिक भाग को देखो, जहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ जो जमीन है, उसके अगर अंदर हम जाते हैं पृथ्वी के अंदर, कि पृथ्वी के अंदर भाई है क्या, तो उसके इंटरनल पार्ट को, उसके आंतरिक भाग को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। ठीक है, अगर इसकी बात करें, देखो इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर हमने बांट रखा है, यानी कि पृथ्वी के अंदर हमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर हमको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो ये एक अपना अर्थ था, उसको अंदर से हमने क्या करा, ऐसा एक हिस्सा निकाल के चेक कर रहे हैं कि भाई है क्या अंदर। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद अपना कोर आता है। ठीक है, हिंदी में इसको क्रोड बोलते हैं। समझ आ रहा है भाई? तो यहाँ पर हम लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं ना, तो लिथोस्फेयर की ही बात करेंगे। तो जो लिथोस्फेयर है, जो स्थल मंडल है, ये पृथ्वी के परपटी की भारी परत बनाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। जो स्थल मंडल है ये क्या कर रहा है? पृथ्वी की परपटी की भारी परत। अब जो लिथोस्फेयर बना कैसे है? जो लिथोस्फेयर है बना कैसे, ध्यान से सुनना। तो जो लिथोस्फेयर है इसमें तो ऊपर का क्रस्ट वाला पार्ट भी आ गया। जो लिथोस्फेयर है उसके अंदर क्रस्ट का ऊपर वाला पार्ट आ गया, इसलिए बोला है कि ऊपरी ऊपरी परत बनाता है। ठीक है, जो अपना स्थल मंडल है वो क्रस्ट की क्या करता है? ऊपरी परत बनाता है, इसलिए वहां पर वो लिखा है। समझ रहे हो? तो बाकी अपना जब लिथोस्फेयर की बात आती है कि यानी स्थल मंडल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये पूरा क्रस्ट वाला हिस्सा और मेंटल का ऊपरी भाग, क्या? मेंटल का ऊपरी भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थेनोस्फेयर बोलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अपना क्या है? पूरा लिथोस्फेयर है। कितना है भाई? लिथोस्फेयर है, जो कि अपना ऊपरी मेंटल यानी कि एस्थेनोस्फेयर इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको दुर्बलता मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्थेनोस्फेयर को दुर्बलता मंडल बोला जाता है। समझ रहे हो भाई? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अपना पूरा स्थल मंडल आ जाता है। समझ रहे हो भाई? ध्यान रखना है। आगे चले। अब अब इसमें जो हमको लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो उसमें चट्टाने, मिट्टी, खनिज, जमीन सभी रूप शामिल है। ये नहीं कह सकते उस जमीन जमीन आएगी, नहीं। लिथोस्फेयर के अंदर चट्टाने, मिट्टी, खनिज, जमीन सब शामिल करा जाता है। इसमें ऊंचे पहाड़, पठार, घाटियां भी देखने को मिल जाती है। और समुद्री तल की जो अलग अलग भू आकृतियां हैं जो समुद्र तल के अंदर बनती है, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, अगर आपकी क्लास ज्योग्राफी थी, तो वो हमें देखने को मिल जाती है। अलग अलग स्ट्रक्चर यानी भू आकृति देखने को मिल जाती है समुद्र तल के अंदर, वो सब जो है अपना लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल के अंदर आता है। अब जो माउंट एवरेस्ट है वो लिथोस्फेयर का सबसे ऊंचा बिंदु है, यानी कि माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंचा पर्वत हम कह सकते हैं। ध्यान रखना है। पता है ना आपको? अब ये है कहाँ पर, या मुझे कमेंट में बताना। ये मुझे आप कमेंट में बताओगे कि ये है कहाँ पर। ठीक है, अब जो ये लिथोस्फेयर स्थल मंडल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको अपक्षय, अपर्दन, ज्वालामुखी, पोषक चक्र जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। अब देखो जितने भी पोषक चक्र है, ये बहुत सारे चक्र, ये आप ना जैसे चैप्टर पर आगे बढ़ते जाओगे तो वहां पर आप सीख जाओगे सब कुछ। ठीक है, क्योंकि चैप्टर दे रखे हैं आपके आगे। बाकी अपक्षय, अपर्दन, ज्वालामुखी सब जो है हमको कहाँ देखने को मिलता है? अर्थ की क्रस्ट पर ही देखने को मिलता है, यानी कि लिथोस्फेयर में ही देखने को मिलता है। अगर आपको अपक्षय अपर्दन का मतलब नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए अभी तक, ठीक है, ग्रेजुएशन में आ गए हो आप। देखो भाई, अपक्षय का मतलब होता है कि कोई चट्टान है ना, उसका टूटना फूटना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रासायनिक कारण भी हो सकते हैं, भौतिक कारण भी हो सकते हैं, चट्टान एक ही जगह पर टूट फूट रही है, तो ये तो अपक्षय हो गया। अब वो जो चट्टान टूटी फूटी है, उसको मान लो कि वहां से जो टूटी फूटी चट्टान है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कोई ले गया। कोई कौन ले जाएगा? हवा के सारे, हवा बहुत तेज चल रही तो हवा के सारे चले जाएगा। या तो वहां से मान लो कोई रिवर बहती है, तो रिवर के सारे जो है जितनी भी टूटी चट्टान है उसको अपने साथ बहाकर ले जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अपर्दन बोलते हैं। और अपर्दन की वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत है, ठीक है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो छिल जाती है। इसे अपर्दन की वजह से क्या होता है? मिट्टी की ऊपरी परत छिल जाती है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें जो है
हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, कहाँ पर भाई, स्थल मंडल पर। ठीक है। और वन हो गया घास के मैदान, रेगिस्तान जैसे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी जो हमें स्थल मंडल पे ही देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई। वन हो गया, वन में जानवर रहते हैं, घास के मैदान हो गए, और रेगिस्तान, वहाँ पर ये जितने भी बता रहा हूँ ये सब क्या है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। और इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में दे रखा है कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, नहीं इकोसिस्टम होता क्या है। बाकी पारिस्थितिकी तंत्र वो होता है भाई जहाँ पर जो निर्जीव घटक है और जो जीवित घटक है वो आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। ठीक है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक अपना इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। आगे चले, ये आपको समझा ही चुका हूं मैं। आगे चलो, अब हम बात करते हैं जलमंडल की। किसकी भाई, जलमंडल की। देखो, अगर बात करूं जलमंडल की, तो ये वर्ड निकला हाइड्रो से, इंग्लिश में हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। तो ये ग्रीक शब्द हाइड्रो से निकला है, जिसका मतलब होता है पानी। क्या, पानी। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, पृथ्वी पर मौजूद जितने भी पानी है ना, हाइड्रोस्फीयर क्या है, पृथ्वी पर जितना भी पानी मौजूद है वो जिस फॉर्म में भी मौजूद हो, चाहे वो तरल रूप में हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म में यानी कि जलवाष्प की फॉर्म में हो, हमें क्या देखने को, वो सब किस में आता है भाई, जलमंडल के अंदर ही आता है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही आता है। चाहे वो बर्फ हो, तरल पानी हो, चाहे वो जलवाष्प हो। पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है। ठीक है, अगर वैसे कहूँ 71% क्या है भाई, पानी है पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी का जो है 71% हिस्सा जो है पूरा पानी से ढका है, इसलिए इसको पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रह भी बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। बाकी 29% क्या है अपना, बाकी 29% क्या है यहाँ पर अपना, स्थल है, यानी कि जमीन है, भूखंड है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब टोटल पानी तो कितना है भाई, 71% है। अब इस 71 को हम क्या मान लेते हैं, पूरा 100% है, क्योंकि हमारे पास इतना पानी है तो इसको हमने पूरा 100% मान के चल लेते हैं। अब इसका 100% में से 97%, 97% क्या है भाई, समुद्र और महासागरों में है, जो कि भाई पीने योग्य, यूज योग्य है ही नहीं, मतलब उसको हम यूज कर ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, खारा पानी, यानी कि लवणीय जल बोलते हैं। समझ रहे हो, जो कि यूज करने लायक नहीं है। तो केवल 3% जो पानी है ना, जिसको इंसान यूज कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं ताजा पानी, मीठा पानी बोलते हैं, जो कि नदियों से, झीलों से, तालाबों से, ग्लेशियरों से मिलता है। तो ये पानी जो है यूज योग्य है, केवल 3%। अब सोचो, ये इस 3% में जो है, जो यूज कर सकता है ऐसा पानी है, इसी 3% को अब पूरा वर्ल्ड बांट रहा है। जब भी बोला जाता है कि भाई पानी की बहुत कमी चल रही है। आगे चले, अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल की बात करेंगे भाई, ध्यान रखना है आपको। तो जो अपना वायुमंडल है, इंग्लिश में इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ग्रीक शब्द एटमॉस से निकला है, जिसका मतलब होता है वाष्प। क्या होता है भाई, वाष्प होता है। और वायुमंडल जो है पृथ्वी को ढकने वाली एक गैसों की पतली परत है। मान लो कि अगर ये पृथ्वी है, तो इसको ढकने वाली क्या है, एक पतली परत है। इसको ढकने वाली क्या है, पतली परत है। ये क्या हो जाएगा फिर, वायुमंडल हो जाएगा। और जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तो जलवाष्प हो गया, घनत्व हो गया, वायुदाब हो गया, है ना भाई, टेम्परेचर हो गया, यानी तापमान, ये सब कम होते जाते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। और वायुमंडल जो है 4 मुख्य परतों से मिलकर बना है, जहाँ तापमान कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। ये ध्यान रखना भाई। वैसे तो 5 परत होती है वायुमंडल की, लेकिन 4 मेन परत होती है, क्योंकि लास्ट वाली वो अंतरिक्ष में मिल जाती है, उसका ज्यादा कोई मैटर नहीं है। तो 4 मेन परत होती है जिसकी हम बात करेंगे, जहाँ तापमान कभी बढ़ता है कभी घटता है। उससे पहले ना, वायुमंडल जो है, जिसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं, इसके अंदर ना गैसेस मिलती है हमें। क्या गैसें देखने को मिलती है, जिसमें 78%, 78% तो नाइट्रोजन ही है उसके अंदर। ठीक है, और 21% तो उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। बाकी जो 1% बच गया, उसके अंदर बाकी जितने भी गैस बच गए वो सारी है, जैसे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, वाटर वेपर भी आ जाएगा, गैस गैस ही बोलते हैं उसको भी, और जितनी भी अदर गैसेस बच गई, वो सब 1% उनका योगदान है वायुमंडल के अंदर। समझ रहे हो भाई, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वो 4 परत कौन कौन से उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये सबसे मुख्य वायु परत है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट भी करती है। जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, शोमंडल ही है, वायुमंडल की वो परत जहाँ पर जीवन मिलता है। और
जहां पर जितने भी वायु रिलेटेड, जितने भी मौसम बदलना, तूफान आंधी आना, ठीक है, जलवायु बदलना, ये सब जो है किसमें देखने को मिलता है, हमें सौर मंडल में देखने को मिलता है, जो कि जरूरी भी है एक तरह से। तो सौर मंडल इसलिए बहुत जरूरी परत हो जाती है। और इसकी जो ऊंचाई है, मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको सौर मंडल देखने को मिलेगा, वो 8 से 16 किलोमीटर, क्या 8 से 16 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई आपको एल्टीट्यूड यानी हाइट देखने को मिलेगी। अब जो उसकी हाइट है ना, एल्टीट्यूड, ये आपको बहुत जगह पे अलग अलग देखने को मिल सकती है, आपकी बुक में ये दे रखी है। बाकी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिल सकती है, एनसीईआरटी में जाओगे तो अलग देखने को मिलेगा भाई, बट आपकी बुक के अंदर ये दे रखा, तो आपको उसको फॉलो करना है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। जैसे कि मैं क्या बता रहा हूँ कि आप सौर मंडल के अंदर ऊंचाई पे जाओगे, तापमान गिरेगा, कितना गिरेगा, 1 किलोमीटर जाओगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है प्रति किलोमीटर से घटेगा। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर कम हो जाएगा, जैसे आप सौरमंडल में 1 किलोमीटर आगे बढ़ोगे। और मौसम इसी परत से बनता है, ठीक है, मौसम जो है इसी परत से बनता है, बिगड़ता है। ये मैंने कुछ इमेज लगा रखी है, जिसमें आपको दिखा रखा है बादल बनना, बारिश होना, तूफान आना, ये सब जो है आपका किसके अंदर चलता है, ये आपका सौरमंडल के अंदर ही चलता है। आगे चले, बात करते समताप मंडल की। समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल में ध्यान रखना, जो एरोप्लेन होते हैं, क्या एरोप्लेन होते हैं, वो इसी परत में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कोई मौसम बिगड़ता है ना कुछ है, एकदम शांति रहती है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्लेन उड़ाए जाते हैं, क्योंकि पता है आपको वही प्लेन उड़ाना है तो कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए प्लेन को इतना हाइट पे ले जाते हैं ताकि वो समताप मंडल में पहुंच जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर तापमान बढ़ता है क्योंकि ओजोन परत जो है यहाँ पर सूरज की जो किरणें किरणें हैं उसको अवशोषित कर देती है। और समताप मंडल में हमको क्या देखने को मिलती है, ओजोन लेयर देखने को मिलती है, ओजोन लेयर देखने को मिलती है, ओजोन परत देखने को मिलती है। तो ओजोन परत देखने को मिल रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन परत क्या करती है, जो सूरज से आने वाली किरणें हैं उसकी जो हानिकारक किरणें होती है, पराबैंगनी किरण जिसको यूवी रेज बोलते हैं, उसको ये अवशोषित कर लेती है, जिस वजह से क्या होता है, हमें समताप मंडल के अंदर हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि सूरज की किरणों को ये अवशोषित करती है। और सीएफसी जैसे जो रसायन है वो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सीएफसी का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो ये क्या करते हैं भाई, जो रसायन है जो कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वहां से निकलते हैं, तो ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओजोन छिद्र, यानी ओजोन परत में ये छेद कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि भाई सीएफसी का प्रोडक्शन थोड़ा कम करो। समझ आ रहा है, समताप मंडल के बारे में था। आगे चलते हैं, मेसोस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तापमान देखो, जैसे कि सौरमंडल में ऊंचाई पर जा रहे थे 6.4 डिग्री कम हो रहा था, समताप में गई ओजोन परत के जैसे बढ़ रहा था। मेसोस्फेयर में क्या होता है, फिर टेम्परेचर घट जाता है, कम होने लग जाता है, फिर जैसे ऊपर जाते हैं फिर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और लगभग जो है -36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मेसोस्फेयर में इतना कम हो जाता है। और यहाँ हवा बहुत पतली होती है, हवा नहीं होती है, बहुत पतली हवा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। समझ रहे हो भाई, तो मेसोस्फीयर में क्या है, तापमान फिर से कम हो जाता है, फिर ऊपर जैसे जैसे जाओगे थोड़ा तापमान फिर बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और थर्मोस्फेयर, चौथी परत है, लास्ट परत है। वैसे पांचवी परत भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एग्जोस्फेयर। क्या बोलते हैं भाई, एग्जोस्फेयर बोलते हैं, हिंदी में इसको बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है भाई, तो थर्मोस्फेयर में क्या होता है, सूरज की तेज किरणों को आयन अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, आयन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। आयंस क्या होते हैं भाई, चार्ज पार्टिकल्स। और चार्ज पार्टिकल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेशित कण। ठीक है, ध्यान रखना। समझ रहे हो भाई, ध्यान रखना है। और तो सूरज की किरणें जो है, सूरज की तेज किरणों को जो है आयन अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए तापमान बहुत अधिक रहता है, लगभग 1200 डिग्री तक पहुंच जाता है, बढ़ जाता है। और ये वही है भाई, ध्यान रखना है, जहाँ से जैसे पृथ्वी से जो भी तरंगें भेजी जाती है, वेव भेजी जाती है, वो थर्मोस्फेयर तक ही जाती है, और वहां से वापस रिडायरेक्ट यानी कि रिटर्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो उनको सिग्नल वगैरह जो मिलता है वो थर्मोस्फेयर से ही मिलता है। और थर्मोस्फेयर को हम आयनोस्फेयर भी बोल देते हैं, हिंदी में बोलूँ तो आयन मंडल भी बोल देते हैं। समझ रहे हो भाई, ये ध्यान रखना है तुम्हें। आगे देखो, ये इमेज है कुछ, ठीक है भाई, आपके लेयर की जैसे नीचे ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जो कि लास्ट परत है आपकी।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और सेम यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हो गया आपका, यहाँ पर दिखा रखा है मतलब कि कौन सी परत की क्या खासियत है, ये आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एरोप्लेन वगैरह दिख रहे हैं, ये कहाँ है, सुपरसोनिक फ्लाइट वगैरह जो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ती है। आगे चले तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे जीव मंडल की। तो हमने स्थल मंडल की बात करी है ना, वायुमंडल की बात कर ली और जलमंडल की बात कर ली। अब जहां पर ये तीनों मिलते हैं वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बायोस्फीयर बोलते हैं। आगे चलो, ये देखो, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों जहां पर मिले उसको हम क्या बोल दिया, बायोस्फीयर बोल दिया भाई। और वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो बायोस है, क्या, बायोस इसका मतलब क्या होता है, जीवन। ये बायोस आया कहाँ से है, ग्रीक शब्द से ही आया है। और जीवमंडल का वो हिस्सा जहाँ पर पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। तो जीवमंडल क्या है भाई, वो हिस्सा है जहाँ पर जीवन मिलता है। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल से मिलने वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर जीवन इसलिए संभव है कि भाई जीवन पॉसिबल क्यों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। क्योंकि जीवित जो है, जीवित और निर्जीव घटक आपस में संतुलित रूप से क्या कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और मैं स्टार्टिंग में ही तुमको मैंने बताया था, जीवित में पौधे, जानवर, मनुष्य आ जाएंगे। निर्जीव के अंदर पानी, हवा, मिट्टी, धूप, ये सब आ जाते हैं। तो ये आपस में मिलकर क्या करते हैं भाई, एक संतुलित रूप लेते हैं, एक बैलेंस बना के चलते हैं, जो क्योंकि जिसकी जिसको नीड है वो पूरी हो जाती है। समझ रहे हो, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा की। ठीक है, और इसलिए जो है आपको बताया गया है कि भाई पर्यावरण शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जो है पर्यावरण की शिक्षा देना जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि हम थोड़े जागरूक बन जाए पर्यावरण के लिए। ठीक है, ये इसलिए आपको सब्जेक्ट भी दे रखा है आपके कोर्स के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि भाई पर्यावरण की टेंशन कब जन्मी होगी, जब दिख रहा होगा कि भाई पर्यावरण को बहुत तगड़ा नुकसान होगा, अगर ऐसे चलता रहा तो लाइफ तो यहाँ पर खत्म ही हो जाएगी। ठीक है भाई, तो बाद में जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है चिंता प्रकट होती है एनवायरनमेंट को लेकर। तो 20वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है, 20वीं शताब्दी का मतलब 1901 से लेकर 2000। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के अंत में दुनिया भर के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। क्योंकि भाई पर्यावरण को लोग जो है अपने मन से ढाल रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए पर्यावरण अध्ययन या विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में विकसित करने की बात या सिफारिश की गई। ठीक है, ध्यान रखना है। और यूनेस्को 1971 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, जो यूनेस्को है वो पर्यावरण से रिलेटेड ही हेरिटेज हो गया है ना, जिसका अपने आप में बहुत महत्व होता है, नेचुरल चीजों का, उसके बारे में देखती है यूनेस्को। तो पर्यावरण अध्ययन के मुख्य उद्देश्य क्या है यूनेस्को के अकॉर्डिंग, तो लोगों को भाई पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूक करना, अवेयर करना एक मेन उद्देश्य है। इसलिए भाई जो है यहाँ पर पर्यावरण का अध्ययन करवाया जा रहा है। पर्यावरण से जुड़ी बुनियादी जानकारी देना, कि भाई पर्यावरण से रिलेटेड कुछ बुनियादी जानकारी जो सबको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इसलिए भाई एनवायरमेंटल स्टडीज का सब्जेक्ट आपके पास है। ठीक है, और सकारात्मक सोच और चिंता विकसित करना भाई लोगों के अंदर, ताकि पर्यावरण के लिए उनके मन में एक पॉजिटिव क्या है, सोच आए। और एक चिंता भी उनके मन में आई कि अगर भाई पर्यावरण को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये चिंता उनके मन में डेवलप होगी, तभी तो क्या होगा भाई, पर्यावरण बचेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। लोगों को संरक्षण और सुधार में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, कि भाई पर्यावरण को बचाना है, उसमें सुधार करना है, तो इसके लिए आप क्या करो, इंस्पायर हो। तो इंस्पायर करने के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्या इसका उद्देश्य भी है। और समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए कौशल विकसित करना, क्योंकि लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम सोल्व का स्किल होता ही नहीं है। तो समस्याओं की पहचान करना कि भाई प्रॉब्लम है क्या, और उसका समाधान ढूंढना, यानी प्रॉब्लम को सोल्व करना, ये बहुत जरूरी कौशल होता है जो कि ये विकसित करना है। इसलिए जो है पर्यावरण अध्ययन जरूरी है, और यही मुख्य उद्देश्य इसके है। समझ रहे हो, आगे चले। 1977 में तिबिलिसी में सम्मेलन होता है। ठीक है, जिसमें यूनेस्को प्लस यूएनईपी ये मिलकर तिबिलिसी में सम्मेलन करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ लक्ष्य रखे हैं पर्यावरण के लिए। क्या रखे, कि पर्यावरण और समाज के बीच एक संबंधों की समझ बढ़ाना है, कि लोगों में पर्यावरण और समाज के बीच क्या संबंध है इसकी समझ विकसित करनी है। और हर व्यक्ति को ऐसा ज्ञान, मूल्य और कौशल देना है जिससे वह पर्यावरण की रक्षा कर सके।
कि ज्ञान उसके पास आ जाए, वो वैल्यूज को समझे और स्किल उसके पास हो जिससे वो पर्यावरण की रक्षा कर सके। और समाज में पर्यावरण अनुकूल नए व्यवहार विकसित करना। ठीक है भाई, लोग क्या करते हैं समाज के अंदर, अलग अलग चीजों को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं भाई, डेवलप करते हैं। तो ऐसी चीजें डेवलप करना जो कि क्या हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। क्या हो भाई, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी पर्यावरण के लिए हो, पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए और इंसानों का काम भी बन जाए। ये चीजें जो है यहाँ पर लक्ष्य रखे गए। समझ रहे हो भाई, ध्यान रखना है। आगे चले। पर्यावरण शिक्षा के 5 मुख्य उद्देश्य हैं भाई। जागरूकता फैलाना, ज्ञान, लोगों के अंदर ज्ञान डालना भाई, उनका दृष्टिकोण चेंज करना, कौशल सुधारना और उनको भागीदारी बनाना। अब इसका मतलब क्या है, जागरूकता यानी कि भाई पर्यावरण समस्याओं को पहचानना, उसके प्रति जागरूक रखना। ज्ञान यानी कि भाई पर्यावरण से जुड़ी मूल बातें। दृष्टिकोण यानी कि भाई प्रकृति के प्रति सकारात्मक और संरक्षण की इच्छा विकसित करना और समस्याएं पहचानने की, उसको समाधान करने का की स्किल डेवलप करना। और भागीदारी यानी कि भाई पर्यावरण सुधार में सक्रिय रूप से वो पार्टिसिपेट करे, शामिल हो। ठीक है, यही चीज है, वही यूनेस्को वाली ही बात इसमें भी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो। अब बात आती है कि भाई इंडिया के अंदर जो है पर्यावरण शिक्षा कैसे आई। यूनेस्को ने बोल दिया, सबने बोल दिया ठीक है कि वैसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए हमको, लेकिन इंडिया के अंदर कब इसकी एंट्री होती है। तो भारत में 1985 से लेकर 2000 के बीच जो है कई विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा शुरू की गई कि भाई पर्यावरण शिक्षा देनी है इंडिया के अंदर। और ये हर लेवल पर हुई है, ध्यान रखना। ये हर लेवल पर हुई है, चाहे छोटी क्लासेस हो चाहे वो बड़ी क्लासेस हो। 1991 में यानी 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी कॉलेजों में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। किसमें, कॉलेजेस में। बाकी छोटे बच्चों को भी ईवीएस के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। और आज भारत में कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि पर्यावरण से जुड़े अल्पकालिक यानी कुछ समय के या नियमित कोर्स यानी 3-4 सालों के कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो फॉरेस्ट के बारे में, पर्यावरण के बारे में जान पाते हैं। समझ आ रहा है। आगे चलो। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं जो कि है पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच अंतर। भाई पर्यावरण विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से अलग कैसे है, तो उनके बीच में डिफरेंस हमें समझना है। आप भी सोचते हो गया पर्यावरण अध्ययन बोलूं या पर्यावरण विज्ञान बोलूं, तो आज आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, पर्यावरण जो अध्ययन है ना, ये एक बहुविषयक विषय है। बहुविषयक विषय क्यों है भाई, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्टों को समाया गया है पर्यावरण की जानकारी के लिए, ताकि लोग पर्यावरण के बारे में समझ सके। तो इसके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट से जानकारी इकट्ठी की गई है, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको जलमंडल पढ़ाया है ना, आपको मैंने वायुमंडल पढ़ाया, ये सब किस में आता है, ये सब ज्योग्राफी में आता है, ध्यान रखना। फिर भी हम ईवीएस में पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जुड़ा हुआ है इससे। तो पर्यावरण जो है भाई वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, इस वजह से सारे सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड होते हैं। अब जो पर्यावरण अध्ययन है, ये मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों और उनसे होने वाले प्रभावों को समझता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहा हूँ भाई, मैं पर्यावरण अध्ययन। तो जब पर्यावरण अध्ययन की बात आएगी तो वहां पर देखा जाएगा कि मानव और पर्यावरण के बीच में क्या रिलेशन है, मानव और पर्यावरण के बीच में क्या रिलेशन है और कैसे दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो इसको समझने का प्रयास करा जाता है। लेकिन वही मैं बात करूं पर्यावरण विज्ञान की, इसकी भाई एनवायरमेंटल साइंस की, तो इसका मतलब होता है कि जो पर्यावरण है उसकी वैज्ञानिक समस्याओं और उनके वैज्ञानिक समाधान पर ध्यान देना, यानी कि पर्यावरण के अंदर जो दिक्कतें आ रही है उसका वैज्ञानिक तरीके से क्या करना, समाधान करना। ये आपको समझ आ रहा है भाई, ये आपका पर्यावरण विज्ञान हो जाएगा। भाई पर्यावरण अध्ययन क्या है, मानव और पर्यावरण के बीच में क्या रिलेशन है ये पढ़ता है। जबकि पर्यावरण अध्ययन जो है विज्ञान के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं को भी जरूर देखता है। लेकिन पर्यावरण विज्ञान को मतलब नहीं इन सब चीजों से, वो देखता है कि पर्यावरण में नुकसान क्या आ रहा है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और वो साइंटिफिक तरीके से ही करा जाता है। समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे चलिए, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। मान लो यदि नदी नदी जो है प्रदूषित हो रही है, जो रिवर है वो पोल्यूटेड हो रही है, तो पर्यावरण विज्ञान क्या करेगा। तो पर्यावरण विज्ञान पानी में हुए वैज्ञानिक बदलावों और समाधान पर ध्यान देगा कि भाई क्या साइंटिफिक चेंजेस आए हैं और उसका हल क्या है। लेकिन वहीं अगर नदी प्रदूषित हो रही है, क्योंकि एनवायरमेंट का पार्ट है,
तो पर्यावरण अध्ययन इसको कैसे डील करेगा? तो पर्यावरण अध्ययन इसके समाज, लोगों की आजीविका और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है इसको समझेगा। जैसे कि मान लो मछुआरे हैं, वो नदी पर निर्भर था, ठीक है। अब वो पर्यावरण अध्ययन देखेगा कि भाई किस प्रकार से नदी दूषित हुई है, प्रदूषित हुई है, तो इस प्रकार से जो है किस किन लोगों की जीविका छिल गई है, किन किन के कल्चर पर प्रभाव पड़ा है, समाज पर, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन करेगा इस चीज को लेकर। समझ आया भाई? ये अंतर होता है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण विज्ञान के बीच में। आगे चलो, अगला जो टॉपिक है आपका पर्यावरण अध्ययन की भू अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक प्रकृति। ठीक है, बहु अनुशासनात्मक इसका मतलब वही है कि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो ऐड है। इसके अंदर इसके बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो ऐड है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। ये आपको बता रखा है इसके अंदर, ठीक है, कि भाई एक बहुविषयक सब्जेक्ट है अपना पर्यावरण अध्ययन। तो ये कई विषयों को एक साथ लेकर चलता है, ये कई विषयों को एक साथ लेकर चलता है। तो पर्यावरण के मुद्दे काफी जटिल होते हैं, इसलिए क्या उन्हें समझने के लिए, ठीक है, हल करने के लिए हमें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है, उनके कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पर बांध, खनन या सड़क बनाने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाता है। इसके लिए कई विषय मिलकर काम करते हैं। जैसे कि मतलब बांध बन रहे हैं, खनन हो रहा है, सड़क बन रही है, तो इसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव होंगे, एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव होंगे, इसका आकलन किया जाता है, जिसके लिए हमें कई विषय की जरूरत पड़ती है, कई विषय मिलकर काम करते हैं। समझ आ रहा है? आपको ध्यान रखना है। अब इस चीज को समझने के लिए ना, तो कई विषय मिलकर काम करते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। तो इसके लिए भाई वो विषय कौन कौन से, इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो, जैसे कि पहला है यहाँ पर अपना जीव विज्ञान, इसको बायोलॉजी, बोटनी भी बोल देते हैं, जो कि क्या करता है, क्षेत्र की पौधे हो गए, जानवर हो गए, उनकी विविधता, यानी कितने तरह तरह के पौधे हैं, जानवर हैं, ठीक है, और उन पर नुकसान जो हो रहा है, जो पौधों पर, जानवरों जानवरों पर जो नुकसान हो रहा है उसका आकलन करना। तो वो जीव विज्ञान का कंसेप्ट हो गया, लेकिन हम पर्यावरण के अंदर पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान भी उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी विज्ञान, जिसको हम जियोलॉजी, जियोग्राफी बोल देते हैं, तो जमीन हो गया, चट्टान, मिट्टी, भूकंप, इन सब के बारे में समझना, ठीक है। और रसायन विज्ञान, प्रदूषण का पानी हो गया, हवा, मिट्टी पर प्रभाव जानना है, तो उसके लिए हमें केमिस्ट्री को तो आएगी आएगी, सीधी सी बात है। तो रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, जीव विज्ञान शामिल होते हैं। उसके बाद इतिहास हो गया, जिसको इतिहास, नृविज्ञान, पुरातत्व हो गया, तो ये क्षेत्र की जनजाति हो गई, परंपराएं हो गई, और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसको पहचानना के लिए हमें इतिहास, नृविज्ञान और पुरातत्व सब्जेक्ट को ऐड करना पड़ता है, इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। सामाजिक विज्ञान और या अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की बात कर लो, तो ये भी जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है। तो यहाँ वहाँ के लोगों की आजीविका कैसे चल रही है, जीवन शैली कैसी है, और अर्थव्यवस्था पर असर क्या है, ये समझने के लिए हम क्या सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र को भी क्या है ऐड कर लेते हैं, किसमें, पर्यावरण अध्ययन में। उसके बाद कानून को भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि लो, वो विषय बता रहा हूँ कौन कौन से, ये अगर हमें पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में जानना है, तो इन सब सारे सब्जेक्ट से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, कानूनी नियम हो गए, इसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए अगर हम किसी जगह के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं ना, तो भाई वहां पे ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेगी। उसके बाद गणित या कंप्यूटर मॉडलिंग, तो डेटा विश्लेषण करना हो गया, भविष्य की भविष्यवाणी करनी होगी, जैसे कि मौसम के बारे में जानना हो गया, तो ये सब जो है हम गणित या कंप्यूटर की मदद से जान पाते हैं। तो इसलिए जो है प्रभाव जानने के लिए ये सब विषयों के बारे में जानकारी एकत्रित करी जाती है। आगे चले भाई, पर्यावरण अध्ययन का दायरा और महत्व, कि जो पर्यावरण अध्ययन है इसका दायरा कितना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस तो आप समझ भी चुके हो, लेकिन इसका दायरा कितना बड़ा है। दायरे के अंदर हम पढ़ेंगे कि अब पर्यावरण अध्ययन के अंदर अगर आप स्टडी करते हो तो क्या क्या स्कोप है, क्या क्या आप कर सकते हो जिंदगी के अंदर। तो पर्यावरण जो अध्ययन है एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विषय शामिल है, तो बहु विषय की सब्जेक्ट है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर बहुत सारे विषय को पढ़ा जाता है, समझ रहे हो। तो जैसे कि प्रमुख करियर क्षेत्र की बात करूं कि भाई किस किस क्षेत्र में आप करियर बना सकते हो, तो पहला है एकेडमिक्स में, यानी कि शिक्षाविद के रूप में आप स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ने के फिर पढ़ाने के अवसर जो है आप आपको मिल सकते हैं।
जैसे विशेष संस्थान है जैसे कि WII देहरादून, FRI देहरादून, IIF M भोपाल। तो ये सारे ही ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि आपको एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, आपको स्टडी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारे कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इन संस्थान में देखने को, समझ रहे हो भाई। और नई पीढ़ी को पर्यावरण समस्याओं और समाधान से अवगत कराने का कार्य जो है करा जाता है। ठीक है भाई। तो ये सब चीजों में अवसर आपको मिल सकता है अगर आपने पर्यावरण अध्ययन एज अ सब्जेक्ट एज अ कोर्स आपने पढ़ा है, तो आप स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ा सकते हो। आगे चले उसके बाद अनुसंधान और विकास यानी कि R&D। तो अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आप जा सकते हो, यानी कि भाई पारिस्थितिकी हो गया, प्रदूषण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, इस पर रिसर्च करनी पड़ जाए, शोध करना पड़ जाए, तो इसके लिए आपको अवसर मिल सकता है। तो नई तकनीकें और समाधान विकसित करना कि भाई नई तकनीकें क्या कौन कौन सी हो सकती है जिससे हम जो नुकसान ये हो रहा है इसको ठीक कर सकते हैं, और समाधान ढूंढने की बात आ जाए तो ये सब विकसित करने का काम होता है अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में जो काम कर रहे होते हैं। एज अ हम कह सकते हैं जो पर्यावरण की फील्ड से जुड़े हुए हैं, और दुनिया भर में रिसर्च प्रोजेक्ट और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान। तो ये सब काम करने के लिए जो है हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से जो आप इस कैटेगरी में भी अपना करियर बना सकते हो। आगे चले उद्योग के अंदर भी। तो पता है आपको उद्योगों का भाई रिलेशन किससे है, पर्यावरण से, क्योंकि उद्योगों से क्या होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो होता क्या है भाई, इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए और ऑडिटर हो गए, तो ये सब क्या है पर्यावरण, इंजीनियर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, ऑडिटर हो गया, इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है ताकि कोई भी जो उद्योग है जो भी प्रोडक्शन वो करता है उसका भाई कोई नुकसान तो नहीं होगा पर्यावरण पर। इसको देखने के लिए हमें इन सब चीजों की, इन सब लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने पढ़ रखा है तो। कार्य क्या होता है भाई, प्रदूषण को नियंत्रण करना होता है, पर्यावरण दिशा निर्देशों का पालन करना होता है, मतलब कि सरकार ने कुछ पर्यावरण को लेकर जो है दिशा निर्देश दे रखे होते हैं उद्योगों को, तो उसके अंतर्गत ही मामला रहे उद्योगों का, ये देखा जाता है। ठीक है, ये पालन करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है उद्योगों के अंदर। और वेस्ट मैनेजमेंट यानी जो वेस्ट निकल रहा है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये सभी लोग देखते हैं। समझ आ गया, तो उद्योग के अंदर आपको ये सब जो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आगे देखो भाई, मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में, तो पर्यावरण मंत्रालय हो गया और बहुत सारी सरकारी एजेंसी होती है, वहां पर आपको नौकरियां मिल सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अवसर मिल जाते हैं जैसे कि UNEP हो गया, IPCC हो गया, ठीक है, CITES हो गया, साइट्स हो गया, रामसर हो गया, USEPA, सभी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहाँ पर आपको जो है पर्यावरण मंत्रालय हो, मतलब जहाँ पर आपको क्या है नौकरियां मिल सकती है वर्ल्ड लेवल पर। बाकी इंडिया के अंदर जो अपना पर्यावरण मंत्रालय है और बहुत सारी सरकारी नौकरियां मिल सकती है जो कि पर्यावरण से रिलेटेड बातों पर डिस्कस करने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए हायर करा जाता है। आगे चले, NGO और पर्यावरण परामर्श। ठीक है भाई, तो NGO क्या होते हैं भाई, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये संरक्षण, शिक्षा, जागरूकता पर काम करने वाले संगठन होते हैं जो कि मेनली लोगों को एज अ वॉलेंटियर ज्वाइन भी कर लेते हैं। मुख्य संस्था जैसे कि WWF हो गए, IUCN, WTI, CEE, BNHS, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक, ये सब क्या है, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सबका इन सब के ऊपर काम कर रही होती हैं, और ये सब चीज़ों के लिए लोगों को जरूरत पड़ती है। और परियोजना प्रबंधन हो गया, यानी जो परियोजना बनाई है उसको मैनेज कैसे करना है। फील्ड वर्क हो गया, रिसर्च जैसी उस भूमिकाएं अदा करनी होती है इसके अंदर। ठीक है भाई, NGO के अंदर या पर्यावरण ये परामर्श देने के लिए इसमें लोगों को शामिल कर जाता है इस संस्थाओं के अंदर। उसके बाद आती है भाई हरित पत्रकारिता। हरित पत्रकारिता क्या होती है, केवल आप पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों को ही कवर करोगे। तो ये क्या होता है, ग्रीन जर्नलिज्म बोलते हैं इसको, तो उस वाले जो पत्रकार है उसका काम ही यही होता है। तो मीडिया के माध्यम से पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाना और समाचार डॉक्यूमेंट्री रिपोर्टिंग में पर्यावरण के मुद्दों को उठाना, तो उस पत्रकार का काम ही होता है, इसको हम बोलते हैं हरित पत्रकारिता। तो इस फील्ड के अंदर भी आप जा सकते हो। समझ आ रहा है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो पर्यावरण कानून या वकालत के रूप में भी आप क्या कर सकते हो भाई, करियर बना सकते हो, जैसे कि कड़े पर्यावरण से रिलेटेड कानून बनाना, ठीक है, उनको लागू करवाने में मदद करना। तो जैसे कि आप पर्यावरण वकील हो गया, नीति सलाहकार हो गया, कानूनी सलाहकार के रूप में आप करियर बना सकते हो इस फील्ड के अंदर। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अब आगे चलो, अब महत्व की बात कर लेते हैं। तो 50 जो जितने ही 50 वर्ष बीते हैं पिछले वाले, तो पर्यावरण अध्ययन है एक महत्वपूर्ण भविष्य का विषय बन गया है, और यह पर्यावरण से जुड़ी सभी समस्याओं को समझता है और समाधान भी सुझाता है। समझ रहे हो भाई, आगे चले।
तो मानव गतिविधियों के कारण क्या हुआ है भाई कि कई गंभीर समस्याएं बढ़ गई हैं, जैसे कि प्रदूषण हो गया, जैव विविधता हो गया। जैव विविधता क्या होती है? जो बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, पौधों की, जानवरों की, तरह तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, पौधे देखने को मिलते हैं, वो घटते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, हमें देखने को मिल रहा है। ऊर्जा की बढ़ती मांग, यानी कि एनर्जी की मांग बढ़ती जा रही है, और प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सब जो है गतिविधियां, जो प्रॉब्लम हमको देखी जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मानव की गतिविधियां यहाँ पर शामिल है। समझ रहे हो? और ये सभी जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा माने जाते हैं या बनते जा रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? ये ध्यान रखना है। आगे चले। अब आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है पर्यावरण। पर्यावरणवाद में महत्वपूर्ण मील के पत्थर, यानी कि भाई एनवायरनमेंट को लेकर ना बहुत सारे सम्मेलन, ठीक है, हुए हैं, डिस्कशन हुए हैं। तो उसकी बात हम करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, जिनको मील के पत्थर बोला जाता है। जैसे कि 1960 से 70 के दौर की बात करता हूँ, तो 1962 में जो है राचल राचेल कार्सन की जो पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, इन्होंने लिखी थी। जिसमें इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर इन्होंने बताया रासायनिक उर्वरक जो है, जो लोग यूज करते हैं खेती के अंदर, और जो कीटनाशक का यूज करते हैं, मतलब जो अपनी फसल बचाने के लिए वो कीट मर जाए उसका यूज करते हैं, तो इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो उसके दुष्प्रभावों पर पहली बड़ी वैश्विक चेतावनी इन्होंने दी थी अपनी बुक के द्वारा। उसके बाद 1970 में क्लब ऑफ रोम की जो है लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की जो है एक रिपोर्ट छपी, जिसमें उन्होंने बताया कि संसाधनों की सीमाओं और पर्यावरण संकट की ओर ध्यान खींचा इन्होंने इसके थ्रू लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है भाई, यानी कि बताया कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है ना, उस प्रकार से संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। तो सीमा लिमिटेड तौर पर हमें क्या करना है कि संसाधनों को यूज करना है, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है और ये पर्यावरण की ओर संकट का इशारा है। तो यहाँ पर इन्होंने ध्यान खींचा इसके थ्रू। ठीक है, आगे चले। उसके बाद शुरुआती वैश्विक प्रयास की बात करूं, तो 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है, जो कि वेटलैंड्स के लिए होता है। क्या होता है भाई? वेट लैंड्स के लिए होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण, यानी कि जो भी गीली भूमि है, ठीक है, दलदल वाली जमीन है, उसको बचाने के लिए यहाँ पर जो है रामसर कन्वेंशन करा गया था 1971 में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई भारत के अंदर, यानी इंडिया के अंदर जो है, कितनी रामसर साइट्स है, यानी कितनी आर्द्र भूमियों को, यहाँ पर कितनी जगहों को, किसको किसको क्या है, कितने मतलब अपने पास आर्द्र भूमियां हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। इसलिए जो हम 2 फरवरी को क्या बनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, यानी कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये 1972 में हमको देखने को मिलता है। क्योंकि इस पर अब इसमें क्या क्या फैसले लिए गए, तो ये पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन ये था, और इसलिए जो है 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जो कि यहीं से निकल कर आया है। समझ आ रहा है? आगे चले। भारत के कदम की बात करूं तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया इंडिया के अंदर, जो कि बाघ को बचाने के लिए ये लाया गया था, ध्यान रखना, और अभी तक चल रहा है ये। और बड़ी औद्योगिक और परमाणु दुर्घटनाएं हमको देखने को मिलती है, जैसे कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हमें देखने को मिलती है। 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना देखने को मिलती है। ठीक है, और दुनिया में पर्यावरण सुरक्षा के महत्व को गंभीरता से समझना स्टार्ट हो गया था इस टाइम तक। समझ, क्योंकि इस टाइम पर हमें बहुत सारी औद्योगिक और परमाणु दुर्घटनाएं हमको देखने को मिल गई थी। समझ आ रहा है? और ये चेरनोबिल जो आई थिंक भाई ये अपना जो है जो सोवियत यूनियन था, ठीक है, सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ, ठीक है, उसमें है ये जगह, वहां पर हमें ये देखने को मिला था चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना। ठीक है भाई, आगे चले। उसके बाद ओजोन परत के संरक्षण के लिए भाई बहुत सारे हमें क्या भाई कन्वेंशन देखने को मिले, जैसे कि 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिस वजह से जो है यहाँ पर क्या करा गया था, जितने भी क्षयकारी पदार्थ हैं जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर नियंत्रण, उन पर कंट्रोल लाना। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सतत विकास की अवधारणा भी दी गई कि सतत विकास है क्या। तो 1987 में ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी, ठीक है भाई, रिपोर्ट का नाम क्या था, आर कॉमन फ्यूचर, इन्होंने लिखी, जिसमें बताया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। आगे पढ़ेंगे इसको, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी दी गई थी इस ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको। आगे चले, ये हो गया। आगे देखो,
जलवायु परिवर्तन के लिए संस्थागत प्रयास हुए, जैसे कि 1989 में आईपीसीसी जो है ये स्थापित हुआ। आईपीसीसी का मतलब क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये ऐसा पैनल है जो कि क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन करता है, बातें करता है, ठीक है। और उसके बाद 1992 यानी 1992 में क्या होता है? रियो सम्मेलन होता है, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोल देते हैं। इसको रियो सम्मेलन क्यों बोलते हैं? इसको रियो सम्मेलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। रियो डी जनेरियो, ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है। रियो डी जनेरियो में होता है, इसलिए इसको रियो सम्मेलन बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। समझ रहे हो? अब इसी में क्या करा गया, 1992 में एजेंडा 21 अपनाया गया। क्या है एजेंडा 21? इसमें ये है भाई बात कि एजेंडा 21 में ऐसी 21 बातें हैं जो कि हमें जो है पर्यावरण के लिए हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। और यानी कि जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब बातें इसके अंदर बताई गई थी। और 3 संधियां जो कि जिसको हम रियो कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे, 3 संधियों पर कौन कौन से? यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी, यूएनसीबीडी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर थी, और उसके बाद यूएनसीसीडी जो कि डिजर्टिफिकेशन के ऊपर थी। ये ध्यान रखना है, जो कि 3 संधियों पर हस्ताक्षर भी हमें देखने को मिलते हैं रियो कन्वेंशन में। आगे चलो, ग्लोबल वार्मिंग पर भी भाई अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाए गए, जैसे कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, जो कि बेसिकली क्या था, जो जितने भी ऐसे देश थे जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं उन पर कटौती लगाई थी, उन पर थोड़ा बोला था कि भाई आप थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। भारत जो है 1997 में दूर था, भारत को शामिल नहीं करा गया था, बाद में भारत भी इसमें ऐड हो गया था। उसके बाद 2002 में क्या होता है? रियो+10 सम्मेलन होता है। जो रियो डी जनेरियो में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, वो 1992 में हुआ था। उसके 10 साल बाद फिर से ये हुआ 2002 में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रियो+10 सम्मेलन बोलते हैं, जो कि कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। समझ आ रहा है? उसके बाद आधुनिक पहल की बात करूं, जो कि हमें देखने को मिलती है क्या, 2015 के अंदर, 2015 के अंदर पेरिस सम्मेलन हमें देखने को मिलता है, जो कि भारत की बड़ी पहल थी। इसके अंदर क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमें देखने को मिलता है, जिसको हम ISA भी बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, भारत में। इंटरनेशनल किसका? सोलर अलायंस का उद्देश्य क्या था भाई? कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। समझ रहे हो भाई? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, जो कि है स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा। तो स्थिरता का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। और सतत विकास का मतलब आपको पता ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो भाई, पहले क्या माना जाता था? तो पहले माना जाता था कि भाई आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ नहीं हो सकते। यानी कि भाई अगर हमें आर्थिक विकास भी करना है, देश को ग्रो भी कराना है, और पर्यावरण को बचाना भी है, तो ये साथ चल ही नहीं सकते। ये पहले माना जाता था, इसलिए कि अंधाधुंध जो है उद्योग लगाए वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, ये आपको पता भी है। और जब हमारी बारी आई, इंडिया की बारी आई या बहुत सारे विकासशील देशों की आई, तब इन्होंने तरह तरह की संधियां, तरह तरह के सम्मेलन करा के उन पर थोड़ा प्रेशराइज उनको करने की कोशिश करी, जो भी विकास की अवस्था में है। समझ रहे हो? तो पहले यही माना जाता था। और उसके बाद क्या होता है, 1980 के दशक के बाद दुनिया ने दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करा, यानी कि पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच में क्या बनाना है? हमें संतुलन बना के चलना है। ये बाद में हमें 1980 के दशक के बाद देखने को मिलता है। आगे चले, तो आपने पढ़ा होगा ब्रटलैंड आयोग के बारे में, मैंने पीछे हल्का फुल्का बताया भी था इसके बारे में। तो ब्रटलैंड आयोग, ठीक है, तो है क्या ये? तो 1983 यानी 1983 में यूएन ने क्या करा? WCED बनाया। WCED है क्या? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके अध्यक्ष कौन थे? ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, इसलिए इसको हम ब्रटलैंड आयोग भी बोलते हैं। और ये कौन थे ये भाई? ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ये थे, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। और उद्देश्य क्या था? बेसिकली ये जो बनाया WCED, ये आयोग बनाया, इसका उद्देश्य क्या था? दुनिया के लिए बदलाव का एजेंडा तैयार करना। और इसलिए 1987 में पहली रिपोर्ट यहाँ पर आई, जिसको बोलते हैं आर कॉमन फ्यूचर, यानी हम सबका एक कॉमन फ्यूचर है, ठीक है। इसलिए जो है इस रिपोर्ट ने पहली बार सतत विकास की परिभाषा भी दी। जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हो, तो इसी ने दी है। वो क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यानी कि सतत विकास की अवधारणा या परिभाषा। तो विकास जो वर्तमान की जरूरतें पूरी करे, ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को नुकसान नुकसान पहुंचाए बिना, यानी हमारी भी नीड पूरी, उनकी भी नीड पूरी हो, तो ऐसा विकास हमको करना है। आगे चले, तो स्थिरता यानी कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? दुनिया को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखना, इसका मतलब क्या होता है? स्थिरता यानी कि भाई वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में एक स्थिरता बनी रहे।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? वह रास्ता, तरीका जिससे स्थिरता हासिल की जाती है, यानी कि ऐसा रास्ता जिससे ये मिले। ऐसा रास्ता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसा रास्ता अपनाओ जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, आने वाली पीढ़ी की जरूरत हो जाए। तो ऐसा रास्ता अपनाओ जिससे हम कहाँ पहुंच जाए, हमारी स्थिति स्थिरता वाली हो जाए। समझ रहे हो भाई? सस्टेनेबिलिटी वाली हो जाए। आगे चले तो सतत विकास के कुछ लक्ष्य होते हैं जिसको हम SDGs भी बोलते हैं। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2015 में UN ने दिए थे। और कितने लक्ष्य दिए थे टोटल? 17 लक्ष्य दिए थे। ठीक है भाई। तो उद्देश्य क्या रखा गया था भाई? 2030 तक शांति, विकास और पर्यावरण संरक्षण और समान अवसर सुनिश्चित करना, यह उद्देश्य रखा गया था। इसलिए जो है 17 वैश्विक लक्ष्य दिए गए दुनिया को। और इनमें सभी देश शामिल है, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील हो, सबके लिए ये बातें 17 लक्ष्य दिए गए UN ने। ठीक है भाई। अब वो समझ आ गया भाई 17 लक्ष्य। अब वो 17 लक्ष्य से 17 SDGs गोल है क्या, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, ध्यान रखना है। और सब जितने भी लक्ष्य है सबका अलग अलग पर्पस है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? सतत विकास के 3 स्तंभ, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो स्तंभ है वो है भाई पर्यावरणीय स्थिरता, यानी कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो उसका मतलब क्या है? कि वो जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उसका उपयोग संतुलित तरीके से करना, एक बैलेंस तरीके से करना और सुरक्षित तरीके से करना। मतलब ज्यादा उसको, उसकी खपत ज्यादा नहीं बढ़ानी है। तो आज ऐसा ना करें कि भविष्य में संसाधन खत्म हो जाए, यानी आज ऐसा नहीं करना है कि भविष्य के संसाधन खत्म हो जाए। ये कौन सा स्तंभ करता है? ये पर्यावरणीय स्थिरता वाला स्तंभ कहता है ये। ठीक है भाई। और गांधी जी ने भी कहा था कि पृथ्वी पर हर आदमी की जरूरत के लिए क्या है? संसाधन पर्याप्त है, लेकिन लालच के लिए नहीं है। और पर्यावरणीय स्थिरता से रिलेटेड कौन कौन से लक्ष्य जो हैं हमें दे रखे हो 17 लक्ष्यों की कैटेगरी में? तो पांचवा लक्ष्य, और सॉरी छठा लक्ष्य, सातवां लक्ष्य, 13वां, 14वां और 15वां, ये ऐसे लक्ष्य हैं जो कि हमारे इससे रिलेटेड है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संतुलित और सुरक्षित तरीके से करने पर जोर देते हैं। आगे चले। उसके बाद सामाजिक स्थिरता, यानी कि सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? कि वे समाज में समान अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सबका ठीक रहे और लैंगिक समानता हो, मतलब जेंडर को लेकर अनइक्वालिटी ना हो, और लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी हो। यानी समाज के अंदर कोई निर्णय लिया जा रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो उसके अंदर सबकी भागीदारी हो। अब इस जो ये वाला जो स्तंभ है, इससे रिलेटेड कौन कौन से लक्ष्य हैं भाई? उस 17 लक्ष्यों में से तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, सातवां है, 16 है और 17वां लक्ष्य है। समझ आ रहा है? आगे चलो। उसके बाद आर्थिक स्थिरता तीसरा स्तंभ है। इसका मतलब क्या है? कि संसाधनों का न्याय संगत वितरण, यानी कि जो संसाधन है उसका न्याय संगत वितरण का मतलब क्या है? कि सबको भाई इक्वली क्या करना? संसाधनों का वितरण करना है, सबके पास इक्वली संसाधन हो। ये नहीं कि भाई किसी के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, किसी के पास है ही नहीं। तो ये न्याय संगत वितरण नहीं है। तो आर्थिक स्थिरता वाला जो स्तंभ है, यही बातें रखता है अपनी, क्या? कि संसाधनों का न्याय संगत वितरण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है मूल जरूरतों से वंचित ना रहे। ठीक है, मूल जरूरतों में, जब मूल संसाधन जो होते हैं उससे वंचित ना रहे, ये जो है आर्थिक स्थिरता की बात करता है। लाभ कमाए, जो आर्थिक स्थिरता है ये बोलती है भाई लाभ कमाना ठीक है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नुकसान पहुंचाए बिना, कि भाई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है बस, और लाभ चाहे तुम कितना भी कमाओ। अब आर्थिक स्थिरता से रिलेटेड कौन कौन से वैश्विक लक्ष्य या SDGs है? पहला, दूसरा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये रहने वाले, ध्यान रखना आपको। तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो समाप्त होती है। अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। यूजर नेम आपको दिख रहा है, एक लव स्टडी पॉइंट है। ठीक है भाई। वीडियो पसंद है तो क्या करना है आपको? लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।